देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। अच्छा ठीक है। ठीक है, देखो हम लोग लास्ट क्लास में यूनिट कॉस्टिंग जो है, जो कि कॉस्ट शीट के तरह ही था, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग वही कॉस्ट शीट का ही दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कॉस्ट शीट से रिलेटेड ही था ना हम लोग का यूनिट कॉस्टिंग, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग। ठीक है, देखो बैच कॉस्टिंग क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं बैच कॉस्टिंग क्या होता है। अब ये बैच जो है, कॉस्टिंग का मतलब तो पता है, कॉस्टिंग का मतलब है किसी भी चीजों का कॉस्ट कैलकुलेट करना, कोई भी फिनिश गुड्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब फिनिश गुड्स क्या हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, सपोज कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, लाइक कोई मेडिसिन बना रहा है, ठीक है, कोई सोप बना रहा है, कोई शैम्पू बना रहा है, कोई फूड आइटम लाइक केक पेस्ट्री, ठीक है, बिस्किट्स वगैरह जो भी बन रहा है, तो हर एक चीज का तो एक कॉस्ट होता है कि भाई मेरे इस आइटम को बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मुझे खरीदना पड़ता है, इतना मेरा कॉस्ट लगता है और इस पे इतना प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। ये कैलकुलेट करने को ही कॉस्टिंग बोलते हैं। और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बिकता है, सर्विस भी बिकता है ना, जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक है, लॉयर, ये क्या बेचते हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये सर्विस बेचते हैं, ये भी अपना कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है, मतलब हमें बैच का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये बैच क्या होता है, जैसे देखो बैच क्या होता है, एक छोटा सा अगर एग्जांपल दे, हम अपने हिसाब से ही बोल रहे हैं। जैसे जब भी कोई हमारे पास पढ़ने के लिए सोचता है, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, मेरे पास ही नहीं किसी और के पास भी अगर पढ़ेगा, तो उनका एक क्वेरीज जरूर होता है कि एक बैच में कितने लोग रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है मुझे नहीं समझ में आएगा, बहुत ज्यादा लोग हैं, ये है वो है। ठीक है, तो जो भी हो, ये हम जस्ट एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रहे हैं। बैच का मतलब हम बहुत ही इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बैच का मतलब हो गया कि जब कोई क्वेरीज करता है कि बैच में कितने लोग हैं, मतलब क्या हो गया कि मतलब एक बार जब क्लास हो रहा है कोई भी टॉपिक का, तो वहां कितने सारे लोग हैं, उसी को बैच बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं। या फिर मान लो बचपन में कभी गेम खेले हो स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, तो वहां पर होता है ना कि बैच बना लो। जैसे मान लो अगर ग्रुप में गेम होता है तो एक ग्रुप बोलते हैं नॉर्मली, वहां पर उसको भी हम लोग बैच बोल सकते हैं। मतलब सिंगल प्रोडक्ट का बात नहीं हो रहा है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। बैच का मतलब है कि मोर देन वन प्रोडक्ट का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो अगर तुम लोग मॉल में ड्रेस परचेज करने जाओगे, ठीक है, अभी जैसे पूजा गया है, सभी ने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है मेरे हिसाब से कि हमें जब जरूरत हो तब भी हम लोग परचेज कर सकते हैं, बाकी पूजा वगैरह में भी हम लोग करते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं जस्ट कि जब तुम लोग कोई नॉर्मल शॉप में जाओगे तो तुम्हें एक ही तरह का चीज ज्यादा नहीं दिखेगा, हो सकता है उनके पास हो लेकिन हमें नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम लोग मॉल में जाके परचेज करेंगे तो देखो एक ही ड्रेस, एक्स एस साइज, मतलब सबसे स्मॉल, फिर एस, फिर एम, फिर एल, ठीक है, इस तरीके का एक्सएल, डबल एक्सएल, इस तरीके का साइज होता है। ठीक है, तो ये एक ही आइटम नहीं होता है। जैसे मान लो हमें कोई चीज पसंद आए, किसी और को भी वही चीज पसंद आए, तो क्या उनके पास एक ही आइटम है? नहीं, नॉर्मली वो सब बैच में ही रहता है। अगर तुम लोग कोई भी जैसे जींस वगैरह, शर्ट वगैरह देखोगे, टीज वगैरह जो भी देखोगे, वो सब बैच में रहता है। ठीक है, कोई सिंगल आइटम नहीं रहता है। हाँ, अब सिंगल आइटम वाला स्टॉक भी होगा लेकिन वो फिर बैच नहीं होगा, मतलब जिन्होंने भी वो आइटम को प्रोड्यूस किया है उन्होंने बैच में किया है। ठीक है, और इससे भी अच्छा बैच का एग्जांपल देते हैं, जैसे मेडिसिन, ठीक है, जैसे कोई भी मेडिसिन ले लो, लाइक जैसे पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, बैच में प्रोड्यूस होता है। ये कोई एक पैरासीटामोल कोई प्रोड्यूस नहीं करता है, एक बैच में प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और एग्जांपल जैसे मान लो केक, बिस्किट्स, पेस्ट्री, ये सब भी ना बैच में प्रोड्यूस होता है, मतलब जो बेचने के लिए बनाते हैं। अभी अब घर पे हम लोग बनाएंगे बिस्किट्स, केक, तो वो बात अलग है, लेकिन बैच में प्रोड्यूस होता है। अगर जो भी सोप यूज करते हो ना तुम लोग, उसके पीछे देखना, उसके जो रैपर होते हैं उसके पीछे देखना कि सोप का बैच नंबर लिखा हुआ रहता है। कोई भी मेडिसिन अगर घर पे है, कुछ ना कुछ मेडिसिन होगा, उसको चेक करके देखोगे तो उसके पीछे एक बैच नंबर लिखा हुआ रहता है। कोई जैसे कि कुछ क्रीम वगैरह है तो उसमें भी देखना बैच लिखा हुआ रहता है। कोई फूड आइटम के पीछे देखोगे तो भी तुम लोगों को बैच दिखेगा, मेडिसिन के पीछे बैच दिखेगा। मतलब ये सब सिंगल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये सब मतलब एक साथ बहुत सारे क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है। अब एक साथ कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब
जैसे मान लो बेकरी है, ठीक है, तो बेकरी में अलग अलग तरह का बिस्किट्स केक वगैरह होता है, तो उसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, तुम लोग अगर मशीन वगैरह देखोगे तो ऐसे ट्रे लगा हुआ रहता है, ठीक है, ट्रे में अपना जो है मोल्ड मतलब डिजाइन रहता है, जैसे मान लो कप केक है तो ऐसे गोल गोल डिजाइन रहेगा, ठीक है। अब बिस्किट्स के लिए जैसे देखो ऐसा डिजाइन भी, ऐसे डिजाइन का बिस्किट्स हो सकता है, तो ऐसा होगा। तो ये देखो एक ट्रे में कितना हो गया, 336, लेकिन इतना कम नहीं होता है, इससे तो उन लोग का लॉस होगा। एक ही बार में लॉट में प्रोड्यूस करते, बहुत सारा प्रोड्यूस होते जाता है, कोई एक आइटम नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बैच में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस ये एक्चुअली बेसिकली लॉट में प्रोडक्शन होता है, तो जो भी आउटपुट आता है ना, जो भी आउटपुट आता है बैच कॉस्टिंग में, वो सिंगल नहीं होता है, वो कैसे होता है, वो लॉट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लॉट, लॉट मतलब मोर देन वन आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, रॉ मेटेरियल, जैसे केक बनेगा तो उसमें अपना रॉ मटेरियल लगेगा, लाइक शुगर और क्या बोलते हैं मैदा वगैरह, ठीक है। और उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब जो भी फ्लेवर वगैरह जैसे होता है वो सब दे सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल दिया, आउटपुट निकल के आएगा, बट सिंगल नहीं निकल के आता है, लॉट्स में निकल के आता है। अब हमें जब कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है तो हमें एक केक का नहीं करना है, एक पीस बिस्किट का नहीं करना है, जो हम लोग यूनिट कॉस्टिंग में कर रहे थे। हमें देखना है कि ऐसे जो 6 केक एक साथ बन के निकल रहे हैं, ये एक बैच हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे मान लो और एक ट्रे चल रहा है, ठीक है, जिसमें और फिर अगेन 6 केक है, यहाँ पर मान लो फिर 6 बिस्किट्स है, तो ऐसे ट्रे बाई ट्रे निकलते जा रहा है, तो ये एक बैच हो गया। एक बैच में कितने पीसेस केक है, 6 पीसेस केक है। तो हमें क्या करना है, ये टोटल 6 पीसेस केक का कैलकुलेशन करना है, हमें एक बैच का कैलकुलेशन करना है कॉस्टिंग, कि इसको पूरा प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा, एक पीस का नहीं करना है, ठीक है। हमें पूरे इस बैच का करना है। बैच में कितना सारा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, वो तो देखो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा, कि उनके जो उनके पास जो ट्रे वगैरह है उसमें एक साथ 100 पीसेस बनता है, 200 पीसेस बनता है, कितना बनता है, ये जैसा मतलब यहाँ पर कंडीशन रहेगा, जैसा फैसिलिटी रहेगा वैसा ही होगा। अब मान लो जो कुछ ऐसे भी है ना, आज के डेट पे देखोगे कि घर पे बेकरी जो है, मतलब जैसे घर पे बेकरी इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं कि वो कस्टमर के ऑर्डर पे बनाते हैं। जैसे मान लो किसी को आता है ये सब बेकरी का जो भी आइटम है प्रिपेयर करना, लेकिन वो ऐसे बना के नहीं रखते हैं लॉट्स में, कि लॉट्स में बना के रख दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। जो लॉट्स में प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक शॉप रखते होंगे, वहां ये सारी चीजों को डिस्प्ले कर देते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, अपने पसंद से खरीद के लेके चले जाते हैं। लेकिन पर्सनली भी कुछ लोग जो है बनाते हैं ऑर्डर बेसिस पे, ठीक है। जैसे अगर हमें पता है कि हाँ ये इंसान अच्छा जो है बेकरी का काम वगैरह करता है, तो हम लोग उनको जाके बोल सकते हैं भाई मुझे ऐसा वाला केक चाहिए, या ऐसा वाला मुझे बिस्किट्स चाहिए, जो भी आइटम हमें चाहिए आप बना के दो, तो वो कस्टमर के ऑर्डर पे बन गया, उसे हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन जब कोई कस्टमर के हिसाब से नहीं बनाता है, अपने हिसाब से लॉट्स में प्रोड्यूस करके रहता है, रखता है, कस्टमर को जो पसंद आया आके लेके चला गया, दैट इज द बैच कॉस्टिंग। जैसे टेलर वाला अभी एग्जाम्पल मैंने लास्ट दिन भी बोला था, टेलर को जाके बोलेंगे ऐसा ऐसा मेरा ड्रेस बना के दीजिए, तो उन्होंने मेरे पास से एक जॉब ले लिया, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना के देगा। लेकिन जब हम लोग मॉल में या शॉप में जाके लेते हैं, तो वहां हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होता है, हाँ, लेकिन ऐसा कोई मेजरमेंट होगा जरूर जो हमें सूट कर जाएगा, लेकिन हमें दिमाग में रख के नहीं बनाया गया है, हमारे जैसे हाइट या हमारे जैसे वेट के लोगों को दिमाग में रख के बनाए गए, कि हाँ भाई इस ऐसे इंसान को एम साइज आ जाएगा, ऐसे इंसान को एल साइज आ जाएगा, ये चीज होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यही बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का यहाँ पर थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं, देखो एक एक बार तुम लोगों ने समझ ही लिया कि क्या होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे बैच कॉस्टिंग is a type of specific order costing where articles are manufactured in predetermined lots known as batch।
पहले इस एक लाइन को हम समझा देते फिर और एक लाइन ऐड करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बैच कॉस्टिंग है एक टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो अभी तुम लोग सोचोगे मैंने अभी अभी बोला स्पेसिफिकली जब हम लोग किसी को ऑर्डर देके कुछ बनवाते हैं या हमसे कोई लेता है तो वो तो जॉब कॉस्टिंग होता है, तो अब इसको बैच कॉस्टिंग क्यों बोल रहे हैं। एक बात देखो, स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही बनेगा लेकिन आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स, ठीक है, लॉट्स में बनना चाहिए। जैसे टेलर को अगर हम जाके ऑर्डर दे दिए, मेरा वो एक सिंगल पीस ड्रेस बना के दे दिया, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। लेकिन मान लो मॉल में भी जो कपड़ा बिकता है या किसी भी दुकान में बिकता है उसे भी तो कोई टेलर सिल ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है वो अपने आप बन जाता है। अब टेलर बनाए, मशीन से बने, कुछ भी बने, ठीक है, तो जो भी इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको जाके ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मान लो मॉल में जितने भी जीन्स पैंट टंग रहे हैं, ठीक है, जीन्स पैंट जो भी है या फिर शर्ट है जो भी है, तो वो कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, कोई ना कोई मतलब क्या, टेलर, ठीक है, टेलर ही वो चीज मैन्युफैक्चर करता है विद मशीन, ठीक है, मशीन के यूज से करता है। तो वहां पर क्या होता है, टेलर को ये नहीं बोला गया कि इस कस्टमर के लिए ये वाला एक पीस बना दो, ऐसा नहीं, ये बोला जाएगा इस डिजाइन का इतने सारे बना दो, इस शेप में, इस साइज में, ठीक है, मतलब एम साइज का ड्रेस इतना सारा बना दो, ठीक है। मतलब जब मॉल में जाते हो तो ऐसे मिलता है ना, मान लो ये एक शर्ट है, ठीक है, ये एक शर्ट है, तो ये यहाँ पर मैंने एक शर्ट डिजाइन कर दिया, ये मान लो यहाँ लिखा हुआ है एस साइज, ठीक है। अब एस साइज का एक ही नहीं होगा, मान लो कम से कम 10 पीसेस मिल जाएगा, वो भी अलग अलग कलर में मिल जाएगा, सेम कलर का भी 2-3 मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ है, जरूर इस तरह का चीजों का डिमांड होगा मार्केट में, तभी ये चीजों को बना के जो है शो किया गया है कि लोग खरीद के लेके जाएंगे, ठीक है। वही हम समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पर भी ऑर्डर बेसिस पे ही काम होता है, लेकिन ऑर्डर एक पीस के लिए नहीं लिया जाएगा या फिर सिंगल यूनिट के लिए नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो है प्री डिटरमाइंड लॉट्स पे बनाया जाता है। जैसे मार्केट में पैरासीटामोल का डिमांड है, ठीक है, लोगों को जब फीवर वगैरह होता है तो पैरासीटामोल जो है हम लोग खुद से भी ले लेते हैं मेडिकल में जाके, और ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो भी हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो क्या एक पैरासीटामोल बनेगा, कभी नहीं, ठीक है। तो पैरासीटामोल का डिमांड है मार्केट में, तो कितना कितना लॉट्स में प्रोड्यूस करना चाहिए उस हिसाब से वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखो जब बहुत ज्यादा फीवर का मतलब ऐसा होता है कि वायरल फीवर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो पैरासीटामोल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है। तो ये देखो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड लॉट्स, अब कितने लॉट्स में प्रोड्यूस होगा वो उनके मशीन कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो एक यूनिट नहीं बनेगा, हम यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक यूनिट का हमें कॉस्ट भी नहीं निकालना है। बैच कॉस्टिंग का मतलब ही है एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑर्डर पे ही बनता है, जैसे मार्केट डिमांड पे बनेगा कि मार्केट में कौन सी चीजों का कैसा डिमांड है, ठीक है। जहां पर आर्टिकल, आर्टिकल मतलब जो भी हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स नोन एज बैच, जो लॉट्स में प्रोड्यूस होता है उस लॉट्स को ही यहाँ पर बोला जाता है बैच, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन is a batch for production rather output as seen in unit costing। देखो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या ऐड किया है, मैंने बोला कि अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड, मतलब ये जो बैच कॉस्टिंग मेथड है, द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अब ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं, जो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो अगर हम लोग लेबर को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट लेबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लो किसी मशीन का खर्चा पे कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस हम लोग का कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट, मतलब जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट
निकालेंगे वही हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मेडिसिन, मेडिसिन का अगर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेडिसिन हो जाएगा। अगर हम लोग केक का निकाल रहे हैं तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट केक हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसने 8-10 बिल्डिंग बना लिया, तो अब वो बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना चाहता है, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज अ बैच। तो जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट रहता है जिसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो एक बैच होता है। फॉर प्रोडक्शन मतलब बैच में वो प्रोडक्शन होता है, रेदर आउटपुट एज सीन इन यूनिट कॉस्टिंग। ये एक सिंगल आउटपुट के तरह जैसे यूनिट कॉस्टिंग में होता है वैसा नहीं होता है। इसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होता है, बैच में होता है। बैच का मतलब लॉट, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग बैच में जो चीज प्रोड्यूस होगा उसका कॉस्ट निकालने वाले, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बैच कॉस्टिंग का। ये दो क्वेश्चन हो गया था यूनिट कॉस्टिंग का, ये वाला करेंगे। देखो बैच कॉस्टिंग, देखो यहाँ पर दिया है अर्नव कन्फेक्शनरी, ठीक है। तो अर्नव कन्फेक्शनरी ओन से बेकरी, देखो बेकरी का ही काम दिया है यहाँ पर। बेकरी बिजनेस है विच इज यूज टू मेक बेकरी आइटम लाइक पेस्ट्री, केक, मफिन्स, ठीक है। तो ये 3 तरह का बेकरी आइटम बनाते, पेस्ट्री, केक और मफिन। तो अर्नव कन्फेक्शनरी यूज टू बेक एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट ए टाइम। अब इनका बैच साइज क्या है, ये एक बैच में ज्यादा से ज्यादा 50 आइटम बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो पेस्ट्री भी बनाएंगे तो एक साथ मैक्सिमम 50 यूनिट बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। केक बनाते हैं तो भी वही एक साथ 50 से ज्यादा नहीं। मफिन्स बनाते हैं तो भी वही एक साथ 50 से ज्यादा नहीं। जैसे मुझे कोई पूछता है एक बैच में कितने जन रहता है, तो मुझे हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 10 to 15, ठीक है। तो वही मैक्सिमम एट मोस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो केक या पेस्ट्री या मफिन बनाते हैं वो एक बार में 50 यूनिट से ज्यादा नहीं बनाते हैं। एक कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर फॉर 600 मफिन। तो कस्टमर ने उनसे पूछ लिया भाई आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने बताया। फिर कस्टमर बोला मुझे मफिन्स चाहिए, कितना चाहिए, 600 मफिन्स। तो हुआ ना, देखो ऑर्डर के हिसाब से ही काम हो रहा है। ये देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से उनको प्रिपेयर करके देना है। कस्टमर ने बोला मुझे 600 पीसेस मफिन्स चाहिए, ठीक है। तो ये 600 पीसेस मफिन इनको बना के देने वाले हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है फिर। टू प्रोसेस ए बैच ऑफ 50 मफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। बोल रहा है जब हम लोग 50 मफिन्स बनाएंगे, क्योंकि ये मफिन्स बनाए, केक बनाए या पेस्ट्री बनाए, एक बार में 50 यूनिट्स ही बनाते हैं, इनको बना के देना है 600 मफिन्स। तो कितना बैच में इनका काम पूरा होगा वो सोचो। देखो इनको बना के देना है 600 मफिन्स, ठीक है। और एक बैच में ये कितने मफिन्स बना लेंगे, 50 यूनिट्स मफिन बना लेंगे। तो ये 600 मफिन प्रोड्यूस करके देने में इनको कितना बैच में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बोल सकते हो कितना बैच में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन अगर समझ में आया तो देखो, हम क्वेश्चन आसान है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि 600 मफिन्स का ऑर्डर आया। तुम लोग खुद को ही सोचो ना, अगर तुम लोग बेकरी बिजनेस चलाते हो, प्रॉब्लम क्या है, या फिर हम चलाते हैं, ठीक है। तो 600 मफिन्स किसी ने ऑर्डर दिया है और मुझे पता है कि हम एक बैच में 50 यूनिट्स ही बना सकते हैं। तो मुझे कितना बैच में प्रोडक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा ये बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, बोलो कितने बैच में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा प्रोडक्शन। बोलो, ये मैंने कौन सा टफ क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा है। एक बार में हम 50 मफिन्स बना सकते हैं, मुझे 600 मफिन बना के किसी को देना है, तो कितने बार में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अरे बोलो, गलत होने से थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है। হ্যাঁ 12 ব্যাচ, আচ্ছা কণিকার আওয়াজ পাচ্ছি না, আমাকে মেসেজ করেছে। আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম, হ্যাঁ ঠিক বলেছো 12 ব্যাচ। हाँ ये देखो,
तो ये देखो 12 बैच में प्रोड्यूस होगा, 600 मफिन्स 50 यूनिट्स करके बन रहा है, तो इसका मतलब 12 बैच में हम लोग इनका जो है ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। 12 बैच लगेगा हमें, ठीक है, 12 बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। चलो सही बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए देखो 50 मफिन्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बोल रहा है मेटेरियल चाहिए 500 रुपीज का, वेजेस 50 रुपीज का, और ओवन सेटअप, ओवन मतलब वही जिसमें बेक होगा, उसको सेटअप करने के लिए जो सेटअप कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। अब ये सेटअप कॉस्ट क्या होता है? सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी मशीन को, जैसे ओवन को कैसे सेटअप करते पता है, जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है जिसमें एक मफिन्स वगैरह बनता है, तो उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी में लगाना पड़ता है, नॉर्मल का बात करें, फैक्ट्री का बात नहीं करते। फिर वो एक उसका एक टेम्परेचर बिल्ड होगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर में बन सकता है, फिर उसको उसमें देना पड़ता है, मतलब जो भी ट्रे वगैरह में है या फिर जिसमें भी कप में जो जो भी चीज में हम लोग उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, फिर देना पड़ता है। तो ये सेटअप कॉस्ट कैसे लगा, देखो गैस जलाना है, फिर उसमें मान लो अगर इलेक्ट्रिक ओवन है तो फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सेटअप कॉस्ट होता है। मतलब इसका भी तो एक खर्चा है ना, तो कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे सेटअप करने का जरूरत होता है। तो देखो फैक्ट्री में तो बहुत ज्यादा सेटअप लगेगा, घर में हम लोग इतना ज्यादा थोड़ी ना बना रहे कि हमें हाई पावर वोल्टेज ये सब चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो सेटअप कॉस्ट क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस शुरू करने के पहले उसका जो भी अरेंजमेंट होता है, उसमें जो कॉस्ट लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप कॉस्ट, ठीक है, उसे सेटअप कॉस्ट या सेटिंग अप कॉस्ट बोलते हैं। तो ओवन सेटअप करने के लिए खर्चा लगता है 150 रुपीज का, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है, फिर ओवन अपना एक जो है टेम्परेचर बिल्ड किया, तो उसका एक खर्चा हुआ। अब जो भी लेबर उसको मेंटेन कर रहा है, उसको भी एक पेमेंट करना पड़ता है, तो ये सेटअप कॉस्ट हो गया। Arnav Confectionery absorbs production overhead at a rate of 20% of direct wages cost। बोल रहा है कि जो अर्नव कन्फेक्शनरी है, ये इनका प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो ओवरहेड, देखो ये सब तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ओवरहेड का क्या बोल रहा है, ओवरहेड रेट है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, हमें बता दिया। देखो हम लोग ओवरहेड पढ़ चुके हैं। तो ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने एक्सपेंसेस को डायरेक्टली किसी फिनिश गुड्स में नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो हमें उसे किसी ना किसी बेसिस पे करना पड़ता है। यहाँ बेसिस बता दिया है कैसे करना है, डायरेक्ट वेजेस का 20%, 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बोल रहा है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है उसे हमें कैसे अप्लाई करना है, 10% टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है, ये हमें बता दिया है कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। अर्नव कन्फेक्शनरी रिक्वायर्स ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ से 25% ऑफ सेल वैल्यू। इनका प्रॉफिट इनको रखना है सेल वैल्यू पे 25%। बोल रहा है कि डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 60 मफिन, 600 मफिन, हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करके देना है कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसको कितने में बेचे, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट तो हमें बता दिया है कि ये सारे कॉस्ट लगने वाले हैं, प्रॉफिट भी बता दिया है, दोनों को ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर कॉस्ट पर बैच एंड पर ऑर्डर। पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर बैच और टोटल कॉस्ट, जैसे वहां हम लोग पर यूनिट और टोटल कॉस्ट निकाल रहे थे, यहाँ पर बैच और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अच्छा सबसे पहले लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मेटेरियल, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। देखो ये 500 जो दिया हुआ है ये 50 मफिन्स के लिए दिया हुआ है, 50 मफिन्स
प्रिपेयर करने का मतलब है एक बैच का हमें कैलकुलेशन दे रखा है, 50 मफिन्स मतलब एक बैच, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर बैच में लिखेंगे 500, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा टोटल। तो टोटल के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ बैचेस 12 होंगे, लेकिन वो हमें कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। उसको हम कहाँ कैलकुलेट करें, चलो यहाँ थोड़ा सा जगह रख के वर्किंग नोट बना लेते हैं। Number of batches required to produce 600 muffins. 600 divided by 50. 12 बैच। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट 12 बैच का कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर बैच में 50 मफिन्स होने से हमें 12 बैच का रिक्वायरमेंट होगा 600 ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 500, 6000। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 50, डायरेक्ट वेजेस 50, और टोटल हो जाएगा 12 इंटू 50 यानी कि 600। अच्छा, इसके बाद ओवन सेटअप कॉस्ट 150, ओवन सेटअप कॉस्ट 150। तो अगर 12 बैच बनाएंगे तो 12 बार सेटअप करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 150, 15 और 12 होता है 180, 180 और ये 0 मतलब 1800 हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस होगा प्रोडक्शन। ये देखो नेक्स्ट एक्सपेंस क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है, हमें दिया हुआ है, हमें जस्ट वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ पर एड प्रोडक्शन ओवर हेड, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोला है, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। तो यहाँ पर लगाते हैं 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो कितना होगा डायरेक्ट वेजेस, तो देखते हैं एक बैच का डायरेक्ट वेजेस कितना है 50, तो 50 का 20% यहाँ पर हो जाएगा 50 का 20% यानी कि 10 रुपीज। और यहाँ पर हो जाएगा टोटल पे लगा लेंगे यानी कि 600 का 20%, 120। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसको टोटल करेंगे। टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, ये कैसे मिला टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नहीं भी लिखने से चलता है, वो कॉस्ट शीट में जरूरी होता है। जैसे कि डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस ऐड करने से हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने ऐड किया प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, जो भी बोलो, तीनों नाम एक ही होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब ऐड करने से क्या आएगा, वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, तभी मैंने लिखा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखते हैं कितना होगा, 500 और 100, 600, 700, 710, 710 और ये हो जाएगा 120, 6000 और ये हो गया 8800 प्लस 600, 8800 प्लस 600, प्लस 120, 9520। गलत आ रहा है, आंसर तो नहीं मैच हुआ। 6600, 1800, 120, 8520। अब सही है, 8520। अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ बताया था देखो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना लगाना है, 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें 10% अप्लाई करना है, जो हमें कौन सा कॉस्ट देगा, 10% सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिखते हैं सेलिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना देना है? 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये सब ना क्वेश्चन में ही बता दिया है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका 10% 852, तो इसका भी 10% यूनिट के हिसाब से, तो इसका 10% करेंगे तो 71 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 781 9372, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट। गड़बड़ हो गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, देखते हैं। ऐड करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट बोला है सेलिंग प्राइस पे 25%, लेकिन हम लोग के पास ना सेलिंग प्राइस नहीं है, तो हम लोग इसका वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, जैसे लास्ट दिन मैंने सिखाया था, यहाँ पर एक कॉस्ट का कॉलम करो, यहाँ पर एक प्रॉफिट का कॉलम करो, यहाँ पर एक सेल्स का कॉलम करो, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे बताए? 25% ऑफ सेल वैल्यू, तो प्रॉफिट है 25%, यानी 25/100। और क्योंकि सेल वैल्यू पे बोला है तो 100 हमें सेल डिनोट करेगा, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25, यानी कि 75। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाय कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आएगा। जैसे प्रॉफिट बाय सेल किया तो प्रॉफिट ऑन सेल था 25/75, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1/3 हो गया। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 1/3 हो गया। तो प्रॉफिट हम लोग लगाएंगे 1/3 ऑन कॉस्ट, तो इस पे 1/3 लगा के देखते हैं कितना होता है। 781 डिवाइडेड बाई 3, तो ये पॉइंट में आ रहा है 260.33, ठीक है। 260.33 ऐड करने से सेल वैल्यू आ जाएगा 781 1041 33, ठीक है। यहाँ पर आ गया सेल्स प्राइस, पर बैच भी आ जाएगा, टोटल में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसका भी 1/3 कर लेते हैं। 9372 का 1/3 करने पे 3124 आएगा, 3124 ऐड करने पे 69412 12,496, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हो गया टोटल 600 मफिन। जब हम लोग बना के उनको सेल कर देंगे कस्टमर को, ये अर्नब कन्फेक्शनरी जब सेल करेगा तो इतना अमाउंट लेगा, ठीक है। बोलेगा कि आपका 600 मफिन्स का प्राइस होता है 12,496, ये तो वो कस्टमर को बोलेगा, ठीक है। और अपना देख लेगा कि बैच के हिसाब से उतना उसका कितना सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया यहाँ पर इतना। अच्छा, अब हम लोग देख लेते, पूछा क्या था? डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स, तो 600 मफिन्स का सेलिंग प्राइस हम लोग को यहाँ पर पता चल गया 12,496। बस और कुछ नहीं कैलकुलेट करने बोला, यही कैलकुलेट करने बोला है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोला है। फोर्थ नंबर में बोल रहा है ए जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ ए कंपोनेंट पर मंथ फॉर द एंस्यूइंग 6 मंथ्स, ठीक है। बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जो जॉब बेसिस पे काम करता है, मतलब कस्टमर ऑर्डर देता है, काम करता है, और इसने कितना जो है जॉब मतलब ऑर्डर लिया है। बोल रहा है कि सप्लाई करने के लिए 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ, इन्होंने ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं ना हम लोग, कि पर मंथ 200 पीसेस कंपोनेंट हम लोग देंगे, ठीक है। अब ये कैसे दे सकते? जरूरी ये वो कंपोनेंट बनाते होंगे जो लोगों को चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी ऑर्डर दिया है उसने बोला है उसको मंथली 200 पीसेस का रिक्वायरमेंट है, इन्होंने वो ऑर्डर ले भी लिया है। तो ए जॉबिंग फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, क्या होता है? कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है। पर मंथ 200 पीसेस सप्लाई करने के लिए इन्होंने जो है मतलब ऑर्डर ले लिया है, ठीक है। अब कितने दिन के लिए सप्लाई करना है? इस तरीके से 6 मंथ्स, लगातार 6 मंथ सप्लाई करना है। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपेंड अगेंस्ट विच मेटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। बोल रहा है कि हर मंथ क्या होता है, जो बैच ऑर्डर होगा, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर आएगा वो बैच में प्रोड्यूस होगा, मतलब कोई सिंगल यूनिट का
कैलकुलेशन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैच में प्रोडक्शन का बात हो रहा है। क्या प्रोडक्शन होगा? कंपोनेंट, नाम नहीं बोला है कंपोनेंट का। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आर बुक्ड एट एक्चुअल। बोल रहा है कि जब भी बैच में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल या लेबर का जरूरत होता है उसका कॉस्ट हम लोग एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जितना खर्चा होता है उतने बेसिस पे, एजम्पशन बेसिस पे नहीं, या फिर एस्टिमेटेड बेसिस पे नहीं। वैसे हमें पता है एस्टिमेटेड बेसिस पे ओवरहेड कैलकुलेट होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस एस्टिमेटेड बेसिस पे नहीं होता है। ओवरहेड्स आर डिवाइड एट रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। तो ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है? ओवरहेड का अप्लाई करना है इक्वल टू पर लेबर आवर बेसिस पे, क्योंकि ओवरहेड क्या होता है ना, वो हमें पता बाद में चलता है, ऑन दैट मोमेंट तो नहीं चलता है ना, तो उसे हमें एस्टिमेटेड बेसिस पे ही करना पड़ता है। तो अलग अलग बेसिस होता है, यहाँ पर बोला है लेबर आवर बेसिस पे ओवरहेड को अप्लाई करना है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड इज 8 पर पीसेस। सेलिंग प्राइस बोल दिया गया है, जब कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कि भाई एक पीस का प्राइस पड़ेगा 8 रुपया, 8 पर पीसेस करके सेल करने का सोचा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच। क्या बोला है देखो, कैलकुलेट करके देना है। क्या कैलकुलेट करके देना है? कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट पर पीस का ऑफ ईच बैच, मतलब एक बैच में जितने सारे कंपोनेंट बनेंगे, एक बैच में जितने सारे कंपोनेंट बनेंगे हर एक पीस का हमें कॉस्ट और प्रॉफिट देना है। एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। और बोल रहा है कि टोटल 1200 पीसेस का अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, 1200 पीसेस ही हो रहा है, 200 पीसेस करके लगातार 6 मंथ्स अगर हम लोग ऑर्डर के बेसिस पे सप्लाई करेंगे तो 1200 पीसेस ही सप्लाई करना पड़ेगा। और बोल रहा है कि ओवरऑल पोजीशन का मतलब ये 1200 पीसेस का कॉन्ट्रैक्ट लेके हम लोग प्रॉफिट में है कि लॉस में है वो भी हमें बताना है। तो वो तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट लेस करेंगे तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो हमें बैच के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है, पीस के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है ये देखो, जैन से लेके जून 6 मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। बैच आउटपुट बोल रहा है कि जैन में कितने सारे एक बैच में कितना आउटपुट आया? 210, फेब में 200, मार्च में 220, अप्रैल में 180, मई में 200 और जून में 220। टोटल करके देखे कितना होता है? 210, 200 plus 220 plus 180 plus 200 plus 220, 1230 हो रहा है। मैंने गलत कैलकुलेशन किया क्या? 1230 हो रहा है। अच्छा ठीक है, इनको सप्लाई 1200 पीसेस करना है लेकिन इन्होंने 1230 आउटपुट लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक में रख दे, प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने इतना इतना बनाया है, जितना कस्टमर को देना है दे देंगे, बाकी अपने क्लोजिंग स्टॉक में रख लेंगे। अब मेटेरियल बता रहा है, देखो इतने आउटपुट के लिए इतना मेटेरियल कॉस्ट, इतने के लिए इतना, ये सब मेटेरियल का खर्चा बता रखा है। डायरेक्ट वेजेस इतने आउटपुट पे इतना वेजेस। डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, इतने टाइम काम हुआ है, आवर्स, ये आवर्स है, ठीक है, इतना आउटपुट बनाने के लिए इतना टाइम लगा, इतना आउटपुट बनाने के लिए इतना टाइम लगा, इतना आउटपुट बनाने के लिए इतना टाइम लगा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अभी हमें क्या मिल गया? 6 मंथ्स का आउटपुट मिला। आउटपुट में रिक्वायर्ड मटेरियल का कॉस्ट, वेजेस का कॉस्ट और लेबर का टाइम मिला। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है यहाँ पर, द अदर डिटेल्स आर। अच्छा, अदर डिटेल्स में देखो जैन से लेके जून तक का ओवरहेड का कॉस्ट दिया, मतलब ओवरहेड खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। और ये ओवरहेड खर्चे में लेबर आवर्स कितने इनकर्ड है, मतलब देखो ओवरहेड का मतलब नॉर्मली क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह होता है। ओवरहेड फैक्ट्री होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब तक ना बोले ये ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री होगा, क्योंकि मेटेरियल आ गया, लेबर आ गया, नेक्स्ट काम तो फैक्ट्री में ही होने वाला है। तो वैसे भी हमें बोला है कि ओवरहेड जो भी है उसे हमें लेबर आवर पे जो है अप्लाई करना है। कहाँ बोला था ये देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि जितना भी ओवरहेड होगा उसे हमें लेबर आवर बेसिस पे अप्लाई करना है। ये देखो, ओवरहेड आर डिवाइड एट अ रेट इक्वल टू पर लेबर आवर, लेबर आवर पर लेबर आवर बेसिस पे करके देना है, ठीक है। यहाँ पर ओवरहेड के अकॉर्डिंग लेबर आवर्स हमें बता दिए गए हैं, तो इसका यूज करना पड़ेगा। और यहाँ और कुछ नहीं बोला है, हमें करना क्या है, हमें कॉस्ट, और ये देखो करना क्या है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करके होगा।
तो हमें पहला बात है क्या कैसे लिखे, 6 मंथ्स का हमें पूरा डेटा लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 मंथ्स में हमारा 1200 पीसेस जो है बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट स्टेटमेंट showing cost and profit, showing cost and profit per piece of each batch order, of each batch order। पहले ये बना लेते, फिर ओवरऑल पोजीशन के लिए नेक्स्ट पेज में बना लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे और जैन से लेके जून तक, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और टोटल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को देखो बैच के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें नंबर ऑफ बैचेस वगैरह पता होना चाहिए। तो देखो एक एक बैच में, ये देखो बैच आउटपुट दे रखा है, तो हम लोग बैच आउटपुट लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। बैच आउटपुट क्यों लिखना जरूरी है पता है, बैच आउटपुट क्योंकि हमें पर पीस का निकालना पड़ेगा, एक एक बैच में एक एक पीस का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे कि एक बैच में कितने सारे यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब यूनिट में दिया हुआ है, चेक करो ये देखो यूनिट में दिया हुआ है 200, 210, 200, 220 था शायद, 220, 180, 200, 220, 180, 200 और 220 लास्ट वाला, और ये सब ऐड करके आया था 1230। मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया था। ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिखा कि एक बैच में कितने सारे यूनिट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ना हम ऐसे कवर कर देते हैं लाइन से। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्रॉफिट सब निकालना है। सेल्स वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, हमें सेलिंग प्राइस ना बता दिया, ये देखो 8 पर पीसेस करके बिकेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कैसे आएगा, रुपीस में, तो सेल्स वैल्यू कैसे निकालना है, एट द रेट ऑफ 8 करके। तो एक पीस का सेल वैल्यू 8 रुपीज है, तो 210 पीसेस अगर बिकेगा 8 रुपीज करके तो कितने में बिकेगा, 1680 रुपीज में। 200 पीसेस 8 रुपीज करके 1600 में सेल हो सकता है। 228 रुपीज करके 1760 में सेल हो सकता है। अच्छा, फिर 188 रुपीज करके 1440 पे, 208 रुपीज करके 1600, अगेन 220, 760। अच्छा, ये सब टोटल करने से 1230 पीसेस का लगा लेते हैं, टोटल इंडिविजुअली नहीं करके 9840 रुपीज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, नेक्स्ट हम लोगों ने ये निकाल लिया कि अगर हम लोग पूरे बैच में जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उसे सेल करते हैं तो हमारा कितना सेल्स वैल्यू यानी रेवेन्यू कितना हो सकता है। तो जैन में इतना, फेब में इतना, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 8 पर पीसेस करके है सेल वैल्यू। ठीक है, और ये भी यूनिट है, यूनिट पीस एक ही बात है, तो 8 इंटू, मतलब इसको चाहो तो यूनिट नहीं लिख के इसको पीस लिख लो क्योंकि यूनिट यहाँ पर पीस में है। ठीक है, इतने सारे पीसेस प्रोडक्शन होंगे कंपोनेंट के और एक एक कंपोनेंट 8 रुपीज करके सेल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये तो सेल वैल्यू लिख लिया। अब हम लोग को अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल से प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल से कॉस्ट लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग को ना, कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है जैसे कि मेटेरियल, वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मेटेरियल कॉस्ट जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस देख देख के ही लिखना है। जैन में जितने सारे यूनिट प्रोड्यूस होंगे उसमें कितना मटेरियल लगेगा, 650, 640, 680, 650, 640, 680, 630, 700, 720। ठीक है, टोटल भी कर लेते, 650, 640, 680, 630, 1420, 4020 आ रहा है। ठीक है,
4020 हो गया। टोटल मेटेरियल कॉस्ट पता कर लिया, लेबर भी लिख लेंगे, दिया हुआ ही है डायरेक्ट वेजेस। दिया हुआ है, बस देख देख के लिखना है। डायरेक्ट वेजेस में 120 140 150, 120 140 150, 140 150 160, 140 150 और 160। अच्छा, तो 100 200 300 400 500 600, 600 और यहाँ पर हो गया 700 700 800 800। यहाँ पर कर ही लेते हैं, शायद मेरा गलत आ जा रहा है। 860 आना चाहिए, ठीक है 860 आ गया। मेरा 800 आ रहा था, मैंने शायद ओरली किया तो गलत किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा खर्चा लगाना है, ओवरहेड। और ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर बताया था। ओवरहेड लिवाइड एट रेट इक्वल टू पर लेबर आवर, ठीक है। तो इसके बाद का जो खर्चा आएगा वो ओवरहेड का आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एड ओवरहेड रुपीज में। यहाँ पर मंथ हो जाएगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और यहाँ पर टोटल। अच्छा, ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओवरहेड कैलकुलेट करने से हम लोग के पास इसके बाद आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को निकालना पड़ेगा। देखो हमें क्या बोला है, हमें निकालने के लिए बोला है कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच, ठीक है। तो यहाँ पर पर पीस ऑफ ईच बैच निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट ऐसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट पर पीस, ये निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट पर बैच, और प्रॉफिट पर यूनिट, यही तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, पर पीस। देखो हमें वही बोला है ना कैलकुलेट करने के लिए, सेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच। तो ये मैंने जगह बना लिया, ये सारी चीज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी तो मुझे करना है ओवरहेड का कैलकुलेशन। तो ओवरहेड का कैलकुलेशन यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है ओवरहेड रिकवरी रेट। कैसे बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ओवरहेड रिकवरी रेट होगा, कैसे निकालना चाहिए, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेसिस, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने सीखा था। बेसिस क्या दिया हुआ है, देखो लेबर आवर, यहाँ तो बोल भी दिया है, यहाँ तो खुद से कैलकुलेट करना भी नहीं है, हमें बता दिया है, बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को लेबर आवर निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे पास जो डेटा है उसको फॉलो करेंगे। देखो हमें यहाँ पर बोला है ओवरहेड टोटल, ये बता दिया है। डायरेक्ट लेबर आवर बता दिया है 4800 4400 5000, ये सब बता दिया, ठीक है। तो हम लोग पहले, हम लोग को निकालना है लेबर आवर। लेबर आवर हमारे पास गिवन है, और ओवरहेड भी हम लोगों के पास गिवन है, कितना 12000। ये हर मंथ का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अच्छा, जैन का हो जाएगा, टोटल ओवरहेड है 12000, ठीक है। और यहाँ पर ये लेबर आवर है हम लोगों का 4800, 4800 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल ओवरहेड, और ये दिया हुआ है लेबर आवर, यहाँ पर निकाल लेंगे ओवरहेड रिकवरी। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इसके साथ इसको डिवाइड करने से ही तो हो जाएगा। यहाँ पर निकालते ओवरहेड रिकवरी, 12000 डिवाइडेड बाई 4800, कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। अच्छा,
2.5 आ रहा है। अब इसको हमें किस पे लगाना है, इसको हमें लगाना है लेबर। ये देखो रिकवरी रेट तो पता चल गया, लेकिन ये हो गया, ये क्या निकल के आया, ये रुपीस में था, ये आवर में था, तो ये कैसे निकल के आया, रुपीस पर आवर बेसिस पे निकल के आया। अब इसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, ओवर इट को 2.5 करके है, अब इसे हमें अप्लाई करके देना है किस बेसिस पे, बोला है लेबर आवर, तो लेबर आवर कितना है, जैन में लेबर आवर यूज हुआ है 240, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे करना है, तो 240 इंटू 2.5 देखते हैं कितना आता है। 600 आ रहा है, ठीक है, 600 आ रहा है। हम फिर से बताते हैं ये कैसे करके कैलकुलेट हो रहा है। ये देखो, हम लोग को बोल बोल दिया है, क्लियरली बोल दिया है, हमें लेबर आवर बेसिस पे जो है कैलकुलेशन करना है, पर लेबर आवर। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास डेटा अवेलेबल था टोटल ओवरहेड। जैसे और एक करके दिखाते हैं, फिर से समझ में आएगा। देखो हम लोगों के पास ओवरहेड ऑलरेडी कितना है, फेब का 10,560, ठीक है, और लेबर आवर कितना है 4400। तो इसका मतलब ये जो पेमेंट हुआ है, इतने टाइम काम होने के लिए पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो 1 घंटा काम होने पे कितना पेमेंट हुआ है, 10,560 डिवाइडेड बाई 4400 करने से हमें ये मिल जाएगा कि पर आवर के लिए ओवरहेड का पेमेंट कितना है। ये ओवरहेड का पेमेंट निकल रहा है, ठीक है, पर आवर के लिए ओवरहेड का पेमेंट तो 2.4 है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि जो हम लोग ओवरहेड लगाएंगे ये हमें कैसे लगाना है, पर लेबर आवर बेसिस पे, तो पर लेबर आवर तो निकल गया, और इस जैन के मंथ में डायरेक्ट लेबर आवर, यहाँ पर लेबर आवर मतलब डायरेक्ट, याद करके देखो मैंने 6 या 7 तरीके का बताया था, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इस तरीके से बताया था ना, जहां पर लेबर आधा और मेटेरियल आधा आधा यूज होता है, वहां प्राइम कॉस्ट बेसिस पे लगाओ। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर जो दिया हुआ है इस बेसिस पे इसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो 280 इंटू 2.4, 672, ठीक है, 672 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कितना दिया हुआ है मार्च में। 12,000 और 5,000, 12,000, 5,000, 12,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये हो जाएगा 2.4। अच्छा, सारा पहले निकाल लेते, ठीक है, 10,580 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 10,580 डिवाइडेड बाई 4600, 2.3, 13,000 बाई 5,000, 2.6, 12,000 डिवाइडेड बाई 4,800, 2.5। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का निकल के आ गया कि ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, तो ओवरहेड रिकवरी रेट 1 आवर के लिए इतना है, और ये सब हमें डायरेक्ट लेबर आवर पे लगाना है, तो 2.3, 2.6, 2.3, 2.6, और ये एंड वाला है 2.5, और उसके आगे वाला 2.6। टाइम देख लेते कितना कितना दिया है, 280, 270, 300, 280, 270, 300, 320। अच्छा, 800, 780, 702, 644। टोटल भी कर लेते हैं, 600 प्लस 672 प्लस 702 प्लस 780 प्लस 800, 4198। अच्छा,
एक सेकेंड, 600, 672 गलत आ गया क्या? एक सेकेंड, 240, 280, 280, ठीक है। 270, 300, 320, 270, 300, 320, लास्ट वाला 800, ये दोनों में कुछ गलत हो गया है। ये वाला थर्ड नंबर वाला 2.3 है। जैन फेब मार्च, अच्छा। ये थर्ड नंबर वाला है, 2.4 है थर्ड नंबर वाला, ये गलत लिख लिया मैंने। 280 इंटू 2.4, 672 होगा, अच्छा। 672 होगा। और फोर्थ नंबर भी तब गलत लिख लिया होगा, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में 2.3 है। 621, बाकी देख लेते हैं एक बार ठीक लिखा है कि नहीं। हाँ ठीक लिखा है। चलो, 600 और 672 मतलब 1272 प्लस 672 प्लस 621 प्लस 780 प्लस 800, 4145, ठीक है। 4145, ये हम लोग का हो गया टोटल ओवरहेड। अब टोटल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना है? 650। देखो, ये नहीं करना है, ये तो सेल्स वैल्यू है, तो ये मेटेरियल कॉस्ट, ये सब ऐड करना है। मेटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस और उसके बाद ओवरहेड। तो 650 प्लस 120 प्लस 600, तो ये हो गया 1370, ठीक है। ये आ जा रहा है 1370। उसके बाद 672 प्लस 640 प्लस 140, ये हो गया 1452, 1452, ठीक है। ये सब क्या निकल रहा है? टोटल कॉस्ट पर बैच, ठीक है। ये एक एक बैच का टोटल कॉस्ट निकल के आ रहा है। अच्छा, फिर 672 प्लस थर्ड नंबर का करेंगे, 680, 150, 890, 800 प्लस 672, ये नहीं लिखा शायद, 1562 होगा। एक मिनट, इधर उधर पेच करने की वजह से गलत हो जा रहा है। 680 प्लस 150 प्लस 672, 1502 होगा। 621, ये वाला प्लस वन, प्लस 630 प्लस 140, 1391, 1391, 780 प्लस लास्ट के आगे वाला मतलब 157, मतलब 850 ऐड होगा। 1630, 800 प्लस 720 मतलब 8, और ये हो गया 880, 1680, 1680। अब इधर टोटल करेंगे, 1680, 1630, 1391, 1502, 1452 और 1370, 9025, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ये हम लोगों ने निकाल लिया टोटल कॉस्ट पर बैच, हर एक बैच का। ये जैन फेब मार्च में जितना जितना प्रोडक्शन है उसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब कॉस्ट पर पीस निकालना पड़ेगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल कॉस्ट इतना है एक बैच का, और ये एक बैच में कितना प्रोडक्शन हुआ है? 210 यूनिट। तो अगर मुझे निकालना है कि पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, तो 210 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना कॉस्ट लगा, 1370, ठीक है। तो पर यूनिट का कितना होगा? 1370 डिवाइडेड बाई 210 करने से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते, 1370 डिवाइडेड बाई 210, तो ये आ जा रहा है पॉइंट पे 6.52 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6.52,
टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1452 डिवाइडेड बाई 1502 डिवाइडेड बाई, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 1391 डिवाइडेड बाई 1630 डिवाइडेड बाई, ये सब रुपीज में आया टोटल कॉस्ट, 1680 डिवाइडेड बाई 9025 डिवाइडेड बाई। अब कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ यहाँ से देखते हैं, तो मेरा थोड़ा जल्दी होगा, उधर देखने में टाइम लग रहा है। 200, 220, 180, ये रहा 200, 220, 180 यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा, फिर 200, 220, और यहाँ पर 1230। अब डिवाइड करने से पता चलेगा 1452 डिवाइडेड बाई 200, ये भी पॉइंट में ही आएगा, 7.26, ठीक है, 7.26। फिर 1502 डिवाइडेड बाई 220, मतलब ये कितना आ रहा है, 6.82। 827 तो 83 कर सकते हैं। 1391 डिवाइडेड बाई 180, ये भी कुछ पॉइंट में आ रहा है, 7.28, क्योंकि 277 है तो 7 पॉइंट हम लोग इसको लिखेंगे 28, 6.83, ये इसके बाद 7.73 आना चाहिए। हाँ 73, सॉरी मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, 7.73 तो आ रहा है। अच्छा, 1630 डिवाइडेड बाई 200, 8.15 कॉस्ट, और 1680 डिवाइडेड बाई 220, तो ये हो गया 7.64, 7.64, ठीक है, 7.64 आ गया, और ये 9025 डिवाइडेड बाई 1230, 7.33, मतलब 7.337 है, तो 7.34 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे निकाला, अगर तुम लोग ऐसे नहीं लिखना चाहो तो दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ नंबरिंग कर दो, जैसे ये कॉस्ट पर पीस कैसे निकालना है, ये इसका ए लिख दो, और ये 210 जहां पर है उसको बी लिख दो, वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इससे क्या होगा ना, इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, जैसे इसका नाम दे दो ए, यहाँ पर दे दो बी, सी, डी, हर एक लाइन का नाम दे दो, ई, एफ, ठीक है, ये जी दे दो, ठीक है। अब ये जी कैसे निकला है, 1370 बाई 210 करके, 1370 मतलब एफ, एफ डिवाइडेड बाई 210 मतलब ए, तो एफ डिवाइडेड बाई ए करके निकला है। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो ये लिखने का और जरूरत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार याद रखने के लिए लिख लो, कोई बात नहीं, मैंने लिखवा दिया है तो लिख सकते हो, अदरवाइज सिर्फ ऐसे लिख के ये पॉइंट लिख दोगे तो एग्जाम के लिए काफी है, तुम लोग को पूरा लिखने का जरूरत नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। अब प्रॉफिट पर बैच निकालना है, पर बैच का प्रॉफिट निकालना है, तब जाके प्रॉफिट पर पीस निकाल पाएंगे। तो एक एक बैच में कितना प्रॉफिट है कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट पर बैच कितना हो रहा है। तो एक बैच को प्रिपेयर करने का जैन में कॉस्ट आ रहा है 1370, और उसको सेल कर पाएंगे 1680 में, तो 1680 में सेल करेंगे, जिसको प्रिपेयर करने का कॉस्ट है 1370, तो ये दोनों का डिफरेंस हमें प्रॉफिट पर बैच बताएगा 310। तो हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, मतलब बी है, मेरे यहाँ पर बी लिखा हुआ है सेल्स वैल्यू, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बी माइनस, अगर हम कर लेते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं, जी के बाद एच, ठीक है। अब हम लिखेंगे बी माइनस एफ, बी माइनस एफ करने से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, पहला मिला 310, दूसरा देखो 1452, तो 1600 माइनस 1452, तो ये हो गया 148। अच्छा, इसके बाद 1760 माइनस 1502, 258। अच्छा, फिर यहाँ पर 1440 माइनस 1391, 49। अच्छा, फिर ये वाला 1600 माइनस सेल वैल्यू 1600, और कॉस्ट आया 1630, मतलब लॉस है, देखो 30 रुपीज का लॉस हो गया, और 1680, और ये है 1760, 1680, 80 रुपीज का प्रॉफिट।
₹80 का प्रॉफिट, और ये वाला 9025 और 9840, 815, 815 का प्रॉफिट। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये जो निकाला प्रॉफिट पर बैच निकाला, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट पर पीस या पर यूनिट, जो भी बोलो वो चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, एक बैच में इतना प्रॉफिट है, ठीक है, ये आई नाम दे देते हैं, GHI, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, एक बैच में प्रॉफिट है ₹310 का, ठीक है। तो ये जो H है, ये डिवाइडेड बाय जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है वो अगर हम लोग कर लेते हैं, यानी कि ए, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट पर पीस कितना है, ₹310 प्रॉफिट है जैन में कितना पीसेस बन रहा है, 210, तो 210 डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट पर पीस मिल जाएगा 1.476। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.48, ठीक है, 1.48 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का 148 प्रॉफिट है कितना यूनिट बनाने का, 200, 148 डिवाइडेड बाय 200, तो 0 पॉइंट, एक सेकेंड, 148 डिवाइडेड बाय 200, 0.74, ठीक है। पॉइंट पे है तो थोड़ा थोड़ा मेरा मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, डिवाइडेड बाय 220, तुम लोग भी ध्यान रखो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। 1.172, तो 1.17 लिखेंगे। अच्छा, 49 कितने यूनिट के लिए, 180, 0.27, 0.27। अब यहाँ पर तो लॉस है, ₹30 का लॉस हुआ है, कितने यूनिट
আচ্ছা দেখো, শোনা যাচ্ছে? কারেন্ট চলে গেছিল, ওই জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। শোনা যাচ্ছে? স্ক্রিনটা বোধহয় শেয়ার নেই। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আবার স্টার্ট করছি। আচ্ছা, রেকর্ডিং তো চলছে, ঠিক আছে। রেকর্ডিং চলছে, স্ক্রিন তো শেয়ার আছে, আমাকে তাই দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি এটাকে। হুম। প্রফিট। আচ্ছা, এটা তো এখনো कनेक्टिविटी আসেনি। হ্যাঁ, এসে গেছে। ঠিক আছে, तो प्रॉफिट पर पीस देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला हो रहा था हम लोग का। कर क्या रहे थे हम लोग? H डिवाइडेड बाई A कर रहे थे, तो H मतलब ये वाला। अच्छा, ये नेगेटिव में होगा, लॉस हुआ है 30 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? ये लास्ट के आगे वाला है, यानी कि 200, तो ये हो गया 0.15 लॉस है। ठीक है, नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। 0.15 रुपीज का, सॉरी 15 रुपीज, क्या 0.15 पैसा हो गया है ना, ये रुपीज थोड़ी ना होगा, 0.15। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 0.15, 0.1, ये लास्ट। यहाँ पर है कितना यूनिट? 220। 80 डिवाइडेड बाई 220, 0.363, 0.363। 815 डिवाइडेड बाई 1230 टोटल। अच्छा, तो ये हो गया 0.66। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। टाइम मुझे थोड़ा इसमें ज्यादा इसीलिए लग गया, मुझे इतना लग रहा है मेरा पेज इधर उधर होने की वजह से। बेटर होता कि अगर हम यहीं पर पूरा चीज करते तो मेरा थोड़ा सा टाइम इसमें कम लगता। देखो, एग्जाम में तुम लोग को स्पीड भी रखना पड़ेगा। बिना स्पीड के तुम लोग 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी ना कर पाओगे। तो थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि कैसे प्रेजेंटेशन करे कि टाइम भी बच जाए, कैलकुलेशन भी करे। अब हर एक चीज का ऐसे लिख के करोगे तो एक एक क्वेश्चन में ही तो टाइम चला जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें सोच लेना चाहिए कि ऐसा प्रेजेंटेशन करे कि समझ में भी आ जाए, जो कॉपी चेक कर रहा है, और हमारा भी आंसर हो जाए। अच्छा, अब हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया था कि बताया था कि बोलो ओवरऑल पोजीशन कितना होगा 1200 पीसेस का। ये तो 1230 का मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 यूनिट। उसके लिए ना जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं ओवरऑल, ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 यूनिट। 1200 यूनिट का ओवरऑल पोजीशन क्या होगा? ओवरऑल पोजीशन मतलब मैंने समझाया, हमें ये पता करना है कि ऑर्डर लेके हम लोग के लिए लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो सेल्स वैल्यू से कॉस्ट को लेस करेंगे। सेल्स वैल्यू 8 रुपीज करके है, रुपीज 8 इंटू 1200। तो अगर हम लोग 1200 यूनिट सेल करेंगे तो हम लोग के पास 9600 सेल्स वैल्यू आएगा। लेकिन ये पूरा थोड़ी ना प्रॉफिट है, कॉस्ट भी तो लगा है। कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर 1200 यूनिट। ये कैसे निकालोगे? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये देखो, टोटल कॉलम इसीलिए बनाया था मैंने। देखो, कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चल गया 7.34। ठीक है, ये सब क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये तो इंडिविजुअल मंथ का कॉस्ट पर यूनिट है, इंडिविजुअल मंथ का। ठीक है, हम लोग को बोला है कि अगर 1200 यूनिट बना रहे हैं तो हम लोग का कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट वाला ही डेटा हमें लेना चाहिए। हम लोग इसको नहीं ले सकते, ये इंडिविजुअल तरीके से निकला हुआ है। 7.34 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल कॉलम बनाना जरूरी है। अगर मान लो पहले भूल गए बनाना, हो ही सकता है ऐसा लग रहा है कि टोटल कॉलम का जरूरत नहीं, अगर भूल जाते हो तो फिर से यहाँ पर साइड में ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंसर नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 इंटू 7.34, 88808, 792 प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन इनटू सही किया है कि नहीं मैंने। हाँ, सही किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल पोजीशन जो है वो पता चल गया।
ठीक है, ये सेकेंड वाला भी हम लोग का बैच कॉस्टिंग का हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग बैच कॉस्टिंग ही करेंगे कंटिन्यू, लेकिन इसमें हमें एक छोटा सा नया पॉइंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या पॉइंट सीखेंगे बैच कॉस्टिंग में? हम लोग अभी सीखेंगे ईबीक्यू। ईबीक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब ये क्या चीज है देखो, ईबीक्यू का मतलब क्या होता है? ईबीक्यू मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? चीपेस्ट, सस्ता। ठीक है, बैच का मतलब होता है कि एक बार में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग अपने समझने के लिए कि ये पूरे लैंग्वेज का मतलब क्या है। बैच का मतलब है कि एक बार में कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, बैच का मतलब है कि एक बार में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। बैच क्वांटिटी दोनों का ही मतलब मान लो। ठीक है, बैच और बैच क्वांटिटी दोनों का मतलब मिला के ही तो ये हो गया बैच क्वांटिटी का मतलब। ठीक है, तो एक्चुअली इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब हमें चीपेस्ट जो है बैच क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। चीपेस्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा? चीपेस्ट वाला जो लैंग्वेज है ये कैसे इस पे अप्लाई हो रहा है? एक्चुअली हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे बैच में, जितना भी क्यों ना प्रोडक्शन करें, हमारे लिए वो सबसे सस्ता हो। मतलब ऐसा प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी में कुछ डिटोरिएशन नहीं करना है। हमें इस तरीके से प्रोडक्शन करने का बात सोचना पड़ेगा ताकि हम लोग का जो प्रोडक्शन हो वो मतलब चीपेस्ट हो। ठीक है, मतलब सस्ता हो। अच्छा, अब ये चीपेस्ट कैसे हो सकता है? एक्चुअली जब भी हम लोग बैच में प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग का मेनली दो कॉस्ट इनकर्ड होता है। ठीक है, दो कॉस्ट क्या क्या है? एक होता है सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट, और एक होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट भी, प्रोसेसिंग कॉस्ट। और सेकंड होता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, जब भी हम लोग बैच में प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा मेन दो कॉस्ट इनकर्ड होता है। एक होता है सेटिंग अप कॉस्ट। अब ये सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब क्या है? हर एक बैच को प्रोड्यूस करने के पहले जो सेटअप का जरूरत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिंग अप कॉस्ट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट मतलब जो प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट आया उसको रखने का खर्चा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने उसे स्टोर करके रखा, अब जहां स्टोर किया जिस गोडाउन में, वो मान लो रेंट का है तो रेंट दे रहा है, वो भी कैरिंग कॉस्ट है। अच्छा, अब मान लो वहां पर हम लोगों ने एक स्टोर कीपर को रखा है स्टोर में, तो वो भी हमारा कैरिंग कॉस्ट है। हम लोगों ने एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को रखा है गोडाउन के बाहर, तो वो भी हमारा कैरिंग कॉस्ट है। मतलब चीज को, फिनिश गुड्स को कैरी करके रखने के लिए हमारा जो भी खर्चा होगा वही हम लोग का कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट का मतलब हम लिखवा देते हैं एक लाइन। कैरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग ए गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, जो हमारे पास स्टॉक है, जो भी लेवल पे हमारे पास स्टॉक है उसको रखने का, उसको मेंटेन करने का जो भी खर्चा, रखने का एज वेल एज मेंटेन करने का जो भी खर्चा होता है वो होता है कैरिंग कॉस्ट। जैसे मान लो घर पे हम लोग जो है चीनी रखते हैं, चाय पत्ती रखते हैं। ठीक है, तो ये सबको कैरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए जहां पर हम लोग उसे कैरी करके रखते हैं, फिर उसे अच्छे से रखना पड़ता है। अदरवाइज अगर जैसे मान लो चीनी में अगर पानी वानी गिर गया तो वो तो खराब हो जाएगा ना, तो मेंटेन भी तो करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही मान लो हम लोग केक पेस्ट्री बेचते हैं या फिर हमारा कुछ मेडिसिन प्रोडक्शन का काम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से कैरी करके रखना पड़ेगा ना। जैसे हर एक मेडिसिन को हम लोग कहीं भी धूप वूप में तो नहीं रख सकते ना, हर एक मेडिसिन के पीछे लिखा हुआ रहता है, देख सकते हो कि हमें उसे कूल प्लेस में रखना पड़ेगा, सनलाइट से दूर रखना पड़ेगा। तो ये सब जो मेंटेन करना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, इस तरीके के कॉस्ट को बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके का कैरिंग कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, और सेटिंग अप
कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब प्रोसेस शुरू होने के पहले जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेटअप कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। जैसे देखो ना, कोई भी चीज को स्टार्ट करने के पहले एक सेटअप, जैसे तुम लोग रोज क्लास ज्वाइन करते हो तो तुम लोग को भी तो सेटअप करना पड़ता है ना। पहले मोबाइल में या लैपटॉप जिसमें भी करते हो, ऐप में जाते हो, फिर वहां लिंक क्लिक करते हो, फिर यहाँ पर जो है लिंक में क्लिक करने से मुझे यहाँ दिखाता है कि एडमिट करने के लिए, फिर हम एडमिट करते हैं। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं, कैमरा हम ऑफ रखते हैं तो कैमरा ऑफ करते हैं, जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सेटअप चल रहा है, अभी क्लास कहाँ चालू हुआ। वैसे ही सेटिंग अप कॉस्ट, हर एक चीज का सेटिंग अप कॉस्ट होता है। केक भी बनाओगे तो उसका पूरा रॉ मटेरियल वगैरह रेडी करो, उसको प्री हीट करो, उसके बाद बनाओ। तो यही होता है सेटिंग अप कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये दोनों कॉस्ट का प्रॉब्लम क्या है पता है, ये दोनों कॉस्ट ना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे, देखो समझाते क्यों ऑपोजिट है। जैसे अगर हम लोग लार्ज बैच साइज में प्रोडक्शन करते हैं और अगर स्मॉलर बैच साइज में प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग का सेटअप कॉस्ट कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, ऐसे यहां लिखते हैं, सेटअप कॉस्ट कैसे होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो कैरिंग कॉस्ट है उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेटेरियल कॉस्ट में भी यही चीज हम पढ़ाते हैं जिसको तुम लोग योग बोलते हो, ठीक है। तो जब हम लोग लार्ज बैच साइज में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेटअप कॉस्ट हम लोगों का हमेशा होगा लोअर। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया था कि एक ट्रे में हम लोग कितने सारे केक या मफिन्स जो भी बोलो, हम लोग 6 मफिन्स या केक बना रहे हैं। अब मान लो मुझे चाहिए टोटल 60 पीसेस मफिन, तो अगर हम 6 पीस करके ही बनाएंगे ना एक बार में, तो मुझे 10 बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 10 टाइम्स, ठीक है। मुझे 10 ऐसे बैचेस में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ लगा देते 7 8 9 और 10, ठीक है। मुझे 60 पीसेस चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके और कितना ड्रॉ करें, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग अगर हम लोग 10 बैचेस में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मुझे 10 बार सेटअप करना पड़ेगा। ये ट्रे निकलेगा उसके पहले सेटअप, ये ट्रे निकलेगा उसके पहले सेटअप, हर बैच के पहले एक सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। हर बैच के पहले, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, फिर इवनिंग में लेंगे, फिर से मुझे सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि हर बैच के पहले एक सेटअप करना पड़ता है। तो ये देखो, ये इतने सारे सेटअप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा ट्रे लेके आ जाए और वहां पर एक बार में मान लो जो है 30 पीसेस बन सकता है, ठीक है। ऐसे करके मान लो 30 पीसेस बन सकता है, तो 2 बैचेस में ही मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 30 पीसेस और 30 पीसेस, 60 पीसेस यहाँ भी कवर हो गया। तो 10 टाइम्स 6 6 पीसेस करके नहीं करके, अगर हम 30 पीसेस एक बार में और 30 पीसेस एक बार में करेंगे तो मेरा 2 बैच में काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 2 बार सेटअप करना पड़ेगा। अब इस चीज को यहाँ पर समझने का कोशिश करो कि जब हम लोग, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बैच साइज अगर लार्ज है, बैच साइज अगर हम लोग का लार्ज है, ये देखो लार्ज बैच साइज 30 पीसेस, यहाँ 6 पीसेस, तो सेटअप कॉस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें 2 बार सेटअप करना पड़ा। लेकिन अगर बैच साइज स्मॉलर है, मतलब एक बार में 6 ही बनाते, उससे ज्यादा नहीं, तो हम लोग का सेटअप कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। हाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब बैच साइज कम होगा तो सेटअप कॉस्ट हम लोग का बार बार सेटअप करना पड़ेगा। तो बैच साइज अगर हम लोग का ज्यादा होगा तो बार बार सेटअप करने की वजह से हम लोग का सेटअप कॉस्ट हायर होगा। अब कैरिंग कॉस्ट जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। जब हम लोग लार्ज बैच साइज में प्रोडक्शन करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारा हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि हमें एक बार में 30 पीसेस को रखने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मान लो घर पे ही बना रहे हो, ऐसे छोटा सा ट्रे है, उसमें इतना बार बना रहे हो, तो मान लो पहले ये बनाया तो उसको रखने के लिए एक छोटा सा कंटेनर ही काफी है। लेकिन एक बार में जब 30 पीसेस बन के रेडी हो जाएगा, उसको रखने के लिए बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, तो कैरिंग कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है। अब ये तुम लोग फैक्ट्री के हिसाब से सोचो, इतना कम कम तो प्रोडक्शन नहीं होगा, कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा। अरे ये क्या हो गया।
तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। जितने क्वांटिटी में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर बैच साइज लार्ज होगा तो क्वांटिटी में प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर स्मॉलर बैच साइज होगा तो कैरिंग कॉस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात तुम लोग को समझ में आया होगा कि कैरिंग कॉस्ट कब हाई होता है और कब लो होता है, और जो सेटिंग अप कॉस्ट है कब हाई होता है कब लो होता है। सिंपल सा बात है, जितना बार सेटअप करोगे उतना सेटिंग अप कॉस्ट बढ़ेगा, और बार बार सेटअप तब करना पड़ेगा जब हम लोग थोड़ा 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 करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एक बार में बहुत सारा प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग का कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट तो ज्यादा होगा, लेकिन बैच ये जो है क्या बोलते हैं उसे, अगर हम लोग स्मॉलर बैच साइज में प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दोनों देखो बिल्कुल ऑपोजिट है। बैच साइज जब बड़ा होगा तो सेटअप कॉस्ट कम होगा, क्योंकि कम बार हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रखने का खर्चा बढ़ जाएगा तो हायर। तो देखो बिल्कुल ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ये लोअर होता है तो ये हायर हो जाता है, जब ये हायर हो जाता है तो ये लोअर हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक्चुअली ट्रेड ऑफ कंडीशन में, ट्रेड ऑफ मतलब ऑपोजिट कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक रिलेशन होता है सेट ऑफ और सॉरी क्या बोलते हैं, सेटिंग अप और कैरिंग कॉस्ट के बीच में, इसे हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग किसी भी तरह से कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू सेटअप कॉस्ट कर लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग किसी भी तरीके से ये दोनों कॉस्ट को इक्वल कर लेते हैं तो हमें क्या सिचुएशन मिलेगा, हमें एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा, कहां पर लिखाया मैंने, ये देखो, हमें ऐसा एक सिचुएशन मिलेगा जहां पर हम लोग जिस बैच क्वांटिटी में क्यों ना प्रोडक्शन करें, हमारा वो चीपेस्ट ही होगा। ये चीपेस्ट एक ही तरीके से हो सकता है, अगर किसी भी तरीके से अगर हम लोग कैरिंग कॉस्ट और जो है सेटिंग अप कॉस्ट को इक्वल कर लेते, एक ऐसा सिचुएशन जरूर होगा, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाए। अगर इक्वल होगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ईबीक्यू में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब हम लोग जिस बैच क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चीपेस्ट है, और वो चीपेस्ट तभी होगा जब ये दोनों कॉस्ट इक्वल होगा। क्या ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो सकता है? हाँ होता है, ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो सकता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम समझा देते हैं। कैरिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले हम सेटिंग अप कॉस्ट के बारे में बताते हैं। सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब होगा सेटअप करने के लिए जितना सारा कॉस्ट का हमें जरूरत है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच इनटू सेटअप कॉस्ट इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल सेटअप कॉस्ट। ठीक है, और टोटल कैरिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ इनटू क्वांटिटी, अभी लिखो हम समझा देते हैं क्या होगा, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, क्या ये सब मतलब जो हम लिखवा रहे हैं, क्या ये सब एग्जाम में ऐसे करके आएगा? नहीं, तुम लोग को फॉर्मूला दिया जाएगा, उससे तुम लोग को करना पड़ेगा, हम जस्ट समझा रहे हैं ताकि फॉर्मूला याद रख पाओ। मैंने क्या लिखा है, सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट टोटल कैसे निकालेंगे, जितना सारा सेटअप होगा, जैसे देखो मैंने अभी भी एक एग्जाम्पल लिया था ना कि यहाँ पर हम लोगों ने कितने सारे सेटअप किए, 6 सेटअप। अभी मैंने दिखाया था ना कि 10 बार करेंगे 10 सेटअप लगेगा, अगर हम लोग एक एक बार में 6 यूनिट प्रोड्यूस कर और हमें 60 यूनिट बनाना है तो टोटल सेटअप कॉस्ट कितना होगा। मान लो एक बार सेटअप करने का खर्चा होता है 15 रुपीज, तो 10 टाइम सेटअप करने का खर्चा हो जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, तो सेटअप कॉस्ट टोटल कैसे निकालेंगे, सेटअप कॉस्ट पर बैच जितना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 15 रुपीज, जितना सारा बैच होगा, तो नंबर ऑफ बैचेस अगर 10 है तो नंबर ऑफ बैचेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखो हमें कौन सा बैच में प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमिक बैच में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हमें कौन से बैच में प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमिक बैच में प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमिक का मतलब है चीपेस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, जिसको हम लोग बोलते हैं EBQ, ठीक है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच एंड चीपेस्ट, ठीक है, टू बी चीपेस्ट। चीपेस्ट होगा ऐसे क्वांटिटी में जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उस बैच को बोला जाता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो हम लोगों ने जितना बैच क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच करने से हमें मिल जाएगा टोटल सेटिंग अप कॉस्ट, ठीक है। अब ये वाला देखो मैंने क्या लिखा है, ये हाफ यहाँ पर लिख लो, हम समझाते हैं हाफ क्यों लिखा है। क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच टू बी चीपेस्ट, वो वाला बैच जो हमारा चीपेस्ट होगा, चीपेस्ट का मतलब सस्ता होगा, तभी तो इकोनॉमिक हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, EBQ, ठीक है, हमें EBQ में प्रोडक्शन करना है, और EBQ में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए उसका हमें क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एक यूनिट पे एक साल का निकाला जाता है, कैरिंग कॉस्ट हमेशा 1 यूनिट पे 1 ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ये कैरिंग कॉस्ट हमें पता होगा कि एक यूनिट पे एक साल का कितना है, 1 यूनिट पे 1 ईयर का कितना है, तो टोटल यूनिट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज करना पड़ता है, इसीलिए हाफ लगाया जाता है। अब एवरेज का लॉजिक क्या है, एवरेज का लॉजिक यही होता है, जैसे मान लो हम लोगों के पास कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो हम लोग के पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं यानी स्टोर कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट जो है एक बार में तो सारा चीज सेल नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो हम लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिसका, जैसे मान लो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे मैंने लिखा। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जैन का प्रोडक्ट पहले बेच देंगे, तो ये सबको क्या करना पड़ रहा है, कैरी करने पड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, फेब का उसके बाद, मार्च का उसके बाद, तो एक एक करके सेल होता है, तो बाकी प्रोडक्ट का हमें कैरी करते हुए जाना पड़ता है। तो जैसे इसको कैरी कितना दिन करना पड़ेगा, जैसे अगर ये 12 मंथ्स तक स्प्रेड कर लेते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसका कैरिंग कॉस्ट कितना लगा, इसका कैरिंग कॉस्ट लगा 12, इसका कैरिंग कॉस्ट लगा 1/12, क्योंकि ये पहले ही हम लोगों ने सेल कर दिया। एकदम एंड वाला देखो, जो दिसंबर वाला प्रोडक्ट जो है जो बन रहा है, वो अगर सबसे लास्ट में सेल होगा तो उसको कैरी करना पड़ेगा 12/12 मंथ्स, इसको 11/12 मंथ्स। तो एक्चुअली सबका कैरिंग कॉस्ट का टाइम पीरियड अलग अलग होगा। अगर हम लोग हर एक यूनिट का टाइम पीरियड के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो ये हम लोग का बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए रूल्स बनाया गया है कि हर एक चीजों का कैरिंग कॉस्ट को अलग अलग नहीं निकाल के उसको एवरेज कर लो। जैसे डिप्रिशिएशन में हम लोग करते थे कि मशीन कितना दिन यूज हो रहा है उसका हम लोग डिप्रिशिएशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है हर एक छोटे छोटे प्रोडक्ट का हम लोग अगर कैरिंग कॉस्ट उसके टाइम के हिसाब से निकालेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। बेटर ये है कि सारे प्रोडक्ट को एवरेज कैरिंग कॉस्ट लगा दो, इसीलिए हाफ लगता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, हाफ इंटू EBQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू EBQ इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू EBQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू EBQ 2 इंटू EBQ इंटू सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच। अच्छा, अब ये ऐसे 2 इंटू हो गया, ये गलत हो गया क्या कैलकुलेशन, एक सेकेंड। ओ अच्छा, हाँ एक चीज तो गलत हो गया यहाँ पर, और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा।